हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञानपीठ पे। और आज के वीडियो पर हम देखने वाले हैं आईसीसी क्लास 10 फिजिक्स का 8 चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। जो ये पार्ट सी है तो काफ़ी छोटा सा है और इसके बाद जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा तो हम उसको देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विथ इट। और ये जो वीडियो ये पार्ट 7 वीडियो होने वाला है इस पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो शुरू करते हैं। तो इसमें आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में बताया गया है। ठीक है, और हमने पढ़ रखा है कि एनर्जी काफ़ी सारे फॉर्म्स में पाई जाती है, जैसे मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हमने ये भी पढ़ रखा है जो एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, और वो ना ही क्रिएट हो सकती है और ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और हम जो अपने डे टू डे लाइफ में काफ़ी ऐसे सारे डिवाइसेस यूज़ करते हैं, अप्लाइंसेस यूज़ करते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज़ किया जाता है और वो जाकर दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। कि किन किन फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, लाइट एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में, साउंड एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी में। सो वहीं पहला एग्जाम्पल हमें दिया गया है जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया गया है। तो देखते हैं। ठीक है, अभी किसी इलेक्ट्रिक एनर्जी को पास किया जाता है कोई हीटिंग एलिमेंट से जिसमें निक्रोम वायर होता है, जैसे कि मान लो इलेक्ट्रिक गीज़र या फिर हीटर या ओवन। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसको हीट एनर्जी में वो कन्वर्ट कर देता है, हीट एनर्जी में वो कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एग्जांपल है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्टेड होता है, यूज्ड फॉर हीटिंग पर्पस। अब जो दूसरा जो एग्जांपल है इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इलेक्ट्रिक लैंप से फ्लो करता है। ठीक है, हम इलेक्ट्रिक लैंप को इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं जिससे जो उसका जो फिलामेंट ऑफ द बल्ब है वो गर्म होता है और उसके बाद वो क्या होता है, ग्लो करने लगता है। तो इसमें ही हमने क्या जाना, इसमें हमने ये जाना कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो अभी दो चीज़ों में कन्वर्ट हुआ है। किन किन चीज़ों में, हीट एनर्जी में और लाइट एनर्जी में। ठीक है, तो दूसरा एग्जाम्पल भी हो गया। सो तीसरा एग्जाम्पल क्या है, इस बार इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पास किया गया है मोटर से। इलेक्ट्रिक मोटर जो कि फ़ैन में यूज़ होता है, मिक्सर, जूसर या फिर जो घूमने वाली चीज़ होती है उसमें इस बार यूज़ किया गया है। इलेक्ट्रिकली जो यूज़ होता है, फंक्शनेट करता है, उसमें यूज़ किया गया है। वहाँ पर क्या होता है कि जो आपका जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो किस में चेंज हो जाता है, वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो जाता है, और उसका कुछ भाग, उसका एक छोटा सा जो भाग है वो हीट एनर्जी में भी कहीं ना कहीं चेंज होता है। आप अगर फ़ैन चलाते हो तो एक चीज़ गौर करना, फ़ैन अगर काफ़ी देर से चल रही है तो उसमें मैकेनिकल एनर्जी तो है ही है, पर आप जब फ़ैन को जब टच करोगे, सीलिंग फ़ैन को या फिर स्टैंड फ़ैन भी हो, उसको टच करना तो हल्की सी वो थोड़ा गर्म लगेगा। तो हल कहीं ना कहीं थोड़ा सा एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में भी चेंज हो जाता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अपना फोर्थ एग्जाम्पल। अब ये जो नंबर 4 एग्जाम्पल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पर कुछ अलग देखने को मिला। वहाँ तो जाहिर सी बात है आप पढ़ लोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या बताया ना कि कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो अब जो इलेक्ट्रोलाइट से करंट पास हो रहा है। ठीक है, हम जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको अब एक इलेक्ट्रोलाइट से पास कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और ये कब किया जाता है, ये किया जाता है जब हम लीड एक्यूमुलेटर को चार्ज करें। ठीक है, जब हम लीड एक्यूमुलेटर को जब चार्ज करते हैं तो वहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन होता है, और उस केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो हो जाती है कन्वर्ट केमिकल एनर्जी में। तो हमारा जो फोर्थ एग्जाम्पल है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं अपने फिफ्थ एग्जाम्पल पर। फिफ्थ एग्जाम्पल पर बताया गया कि हम जब अपना इलेक्ट्रिक करंट माइक्रोफोन से पास करते हैं ताकि हमारी जो आवाज़ है वो मतलब हम जो भी साउंड है वो थोड़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड हो जाता है साउंड एनर्जी में। ये सब पहले पढ़ी हुई चीज़ है, पिछले क्लासेस में भी पढ़ रखा होगा आपने 8-9 में, या फिर इसके पहले जो पार्ट्स थी उसमें भी ये बताया गया है। तो अब तक कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी, आई होप सो। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट देख लेते हैं अब। हाँ, अब ये जो सिक्स्थ पॉइंट है ये भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, यहाँ पर क्या बताया गया, जब आप किसी इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हो एक सॉफ्ट आयरन बार से जिसमें कॉइल जिसमें क्या बोलते हैं,
हाँ, जिसमें कॉइल लपेटा हुआ हो, ठीक है, जो तांबे की तार होती है वो अगर लपेटी हुई हो, तो उससे क्या होता है, जो बार होता है वो मैग्नेटाइज हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन सकता है। थस यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो यहाँ पर कन्वर्ट हो जाती है मैग्नेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो एग्जाम्पल सभी हो गए क्लियर। अब हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक्सप्रेशन, वर्क W इज इक्वल टू क्यू वी इक्वल टू वी आई टी। तो यहाँ पर आपको यही बताया है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले एक डायग्राम दे दिया गया, उसको यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन है, और ये उसका जो डायग्राम है कि करंट फ्लो कर रहा है एक सर्किट से, जहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है, क्रॉस बैटरी के जो एंड्स में की दे रखी है और रेसिस्टर दे रखा है। अब क्या है कि यहाँ पर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालो, ठीक है। सो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पर कैसे निकलेगी, यहाँ पर जो सबसे पहला फॉर्मूला बैठता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालने का, वो बैठता है, हाँ, और एक बात, यहाँ पर W वर्क डन नहीं है, यहाँ पर W इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है तो वर्क डन नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो W यहाँ पर है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, और हम सबसे पहला फॉर्मूला जो हमारा ये कहता है वो कहता है Q इंटू वी, वेयर Q स्टैंड फॉर चार्ज, और चार्ज क्या होता है, करंट इंटू टाइम, ठीक है। I इंटू टी सब दे रखा, आपने सब पढ़ रखा है, तो फॉर्मूला में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जल्दी जल्दी हम आपको सब कुछ एक्सप्लेन करते रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला फॉर्मूला है वो है चार्ज इंटू टाइम। हाँ, एक और फॉर्मूला है जहाँ पर अगर मान लो अगर आपको चार्ज भी दे रखा है, टाइम भी दे रखा है और वोल्ट भी दे रखा है, तो आप क्यू इंटू वी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हो वी आई टी, ठीक है। वी आई टी मतलब वोल्ट, ये वोल्ट हो गया, और चार्ज को हम स्प्लिट करते हैं दो चीज़ों में, करंट इंटू टाइम, तो वो आपका आ गया, मतलब दोनों एक ही चीज़ आप मान सकते हो, एक ही चीज़ है। तो अब हम देखेंगे कुछ और एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो कुछ और एक्सप्रेशन में हम देख लेते हैं कि अब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी और किस तरीके से निकाल सकते हैं। मान लो अगर वोल्ट अगर नहीं दिया हो, ठीक है, अगर वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अगर नहीं दी हुई हो, तो हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर एक और फॉर्मूला बैठता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू करंट का स्क्वायर रेसिस्टर इंटू टाइम, करंट का स्क्वायर इंटू रेसिस्टर इंटू टाइम, जो कि हमारा थर्ड फॉर्मूला है इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालने का, ठीक है। काफ़ी सारे कंडीशंस आते हैं, फिलहाल इस वाले कंडीशन में तो आप ये वाला और ये वाला बैठा सकते हो, पर और भी काफ़ी कुछ एडवांस कंडीशंस आएगी जहाँ पर आपके ये फार्मूलाज यूज़ नहीं आएंगे, उसके बाद वाले यूज़ में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो फार्मूला है वो है कि आप वोल्ट स्क्वायर इंटू टाइम बाई आर कर सकते हो, ठीक है, वोल्ट स्क्वायर बाई टाइम अपॉन रेसिस्टर, जो हमारा रेसिस्टर दिया हुआ है वो। तो यही है कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के एक्सप्रेशंस, ठीक है। आपने तो पहले दो ही पढ़ रखे होंगे, Q इंटू वी और वी आई टी जिससे बनता है, पर ये कुछ नए एक्सप्रेशंस है इस वाले पार्ट के लिए, और इस वाले पार्ट में नेक्स्ट टू नेक्स्ट कम से कम मान लो 70% ऑफ न्यूमेरिकल्स तो इन दोनों से ही सॉल्व होगा। हाँ, इसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी के न्यूमेरिकल्स अगर एग्जाम में भी आपसे पूछे जाते हैं तो 110% श्योर रहो कि इनसे ही न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो न्यूमेरिकल्स जो थोड़े बेसिक न्यूमेरिकल्स उसको सॉल्व करने के बजाय अगर आप कुछ एडवांस न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट आपको देगा। ऑलराइट, तो अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक। तो अगला टॉपिक क्या है हमारा, अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिकल पावर एंड इट्स एक्सप्रेशंस, ठीक है। अब हम पावर के बारे में पढ़ते हैं। सो ये जो है एक्सप्रेशन ऑफ पावर, तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है, यहाँ पर भी आपको न्यूमेरिक फार्मूलाज के बारे में ही बताया जाएगा बेसिकली। तो जो पहला फार्मूला हमारा उठ के आता है वो आता है चार्ज इंटू वोल्ट बाई टाइम, और चार्ज इंटू वोल्ट क्या है, चार्ज इंटू वोल्ट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, हम इसको लिख सकते हैं W बाई टी, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है हम चार्ज को इनमें एक्सप्लिट कर सकते हैं, Q को हम इसको एक्सप्लिट कर सकते हैं I इंटू टी, करेंट इंटू टाइम में, और वोल्ट का वोल्ट रह जाएगा बाई टाइम। सो यहाँ से भी जब इसको सॉल्व करेंगे तो T और T कैंसिल हो जाएगा और हमारे क्या मिल जाएगा, वोल्ट इंटू करेंट। सो यहाँ से भी हम पावर निकाल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमने देख रखा करंट V इंटू वी बाई आर से भी निकलता है, ठीक है। करंट को हम V बाई आर भी कहते हैं, ऑलराइट। और अगर ये V बाई आर होता है तो हमारा जो पावर क्या हो जाएगा, वो करंट की जगह पर आ जाएगा और वहाँ पर हो जाएगा V स्क्वायर बाई आर।
समझने की कोशिश करना। करंट होता है V बाई आर, ठीक है, और अगर हम इस चीज़ पर करंट पे V बाई आर लिख देंगे तो ये V स्क्वायर बाई आर हो जाएगा ना। अगर ये V बाई आर है, ठीक है, और यहाँ पर वी आर दिया हुआ है तो I की वैल्यू V बाई आर है, ठीक है, तो ये V इंटू वी बाई आर है, तो ये जल्दी सी बात है V स्क्वायर बाई आर ही होगा, ठीक है। तो जो थर्ड फॉर्मूला है वो भी एक्सप्लेन हो गया है। सिंस अगर V इंटू करंट इंटू रेसिस्टर है तो ये हमारा I इंटू आर स्क्वायर होल स्क्वायर बाई आर, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा निकल जाएगा यहाँ पर I स्क्वायर बाई आर, ठीक है। आर आर कैंसिल हो जाएगा, एक आर बच जाएगा आई स्क्वायर। तो चार फॉर्मूला यहाँ से भी निकलते हैं। पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, ठीक है, वोल्ट इंटू करेंट होल स्क्वायर बाय रेसिस्टर और करंट स्क्वायर इंटू रेसिस्टर, ठीक है। उसके नीचे दिया है यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, तो पढ़ते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, ऑफ अ करंट इज एम्पियर, सो द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज वोल्ट इंटू एम्पियर और वॉट और जूल पर सेकेंड। तो इलेक्ट्रिकल पावर का जो ऐसा यूनिट है वो हम वोल्ट इंटू एम्पियर भी लिख सकते हैं, वॉट भी लिख सकते हैं, या फिर हम जूल पर सेकेंड भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अगर रिलेशन की बात करी जाए तो पावर इक्वल टू वोल्ट इंटू करंट होता है, वेयर अगर अगर वोल्ट 1 है तो वोल्ट और करंट क्या होगा, 1 होगा, 1 एम्पियर होगा, और जब भी अगर 1 एम्पियर होगा तब जो पावर है वो भी 1 वॉट होगा। तो नीचे पे 1 वॉट को डिफाइन किया गया है, तो आप आराम से ध्यान से सुनना कि 1 वॉट आखिर होता क्या है, ठीक है। जब इलेक्ट्रिकल पावर, इस वाली चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। 1 वॉट क्या होता है, जब इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम्ड होता है तब जब आपका 1 एम्पियर का करंट किसी सर्किट से फ्लो करता है जिसमें आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वॉट का होता है, तब हम उसे कहते हैं 1 वॉट, ठीक है। 1 वॉट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम किया जाता है कब, जब 1 एम्पियर का करंट किसी सर्किट से फ्लो करता है जिसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट का होता है, तब हम उसे 1 वॉट कहते हैं। ऑलराइट, आपको समझ में आ गई होगी। उसके नीचे कुछ बिगर यूनिट्स दिए हुए इलेक्ट्रिकल पावर के, जैसे किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट, ठीक है। जैसे 1 किलोवाट क्या होता है, जाहिर सी बात है KW से इसको मेजर करेंगे तो 1000 वाट या फिर 10⁻³ वाट। 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10⁻⁶ वाट, 1 गीगावाट इज इक्वल टू 10⁻⁹ वाट। सो अब हम देखने वाले हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब ये है कि, अच्छा ठीक है, उसको जानने से पहले यहाँ पर आपको थोड़ा सा पिछले कुछ रिवाइज करवाया गया है, याद दिलाया गया है। जैसे कि देखते हैं, याद ये दिलाया गया है कि जो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालते थे वो किससे निकालते थे, पावर इनटू टाइम। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि हम पावर इनटू टाइम से कहाँ निकालते थे। चार में से एक भी फॉर्मूला यहाँ पर नहीं दिया हुआ है पावर इनटू टाइम, पर आप ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वोल्ट इंटू करंट इंटू टाइम दिया है। यहाँ पर सिर्फ टाइम है, वोल्ट इंटू करंट नहीं है, पर पावर वोल्ट इंटू करंट होता है ना, तो यहाँ पर हम पावर इंटू टाइम लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं, जाहिर सी बात है लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, पहली बार पढ़ रहे हो इस चैप्टर को। एक बार बुक को पढ़ना, थोड़ा सा आपको अगड़म बगड़म कुछ लगेगा, दोबारा पढ़ोगे चैप्टर तो जाहिर सी बात है, और अभी एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गए हैं तो आपको 2 बार पढ़ने का चांस शायद ना मिले, पर अगर आप एक ही बार पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ना, समझ समझ के पढ़ना, ठीक है, बार बार पढ़ना। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपके पावर इनटू टाइम से निकाल सकते हैं, जहाँ पर हम पावर को वाट से मतलब जहाँ पर जो टाइम है उसका यूनिट क्या रहेगा, उसका यूनिट रहेगा सेकेंड, और पावर का यूनिट रहेगा वाट, ठीक है। अब कमर्शियल यूनिट्स की बात होती है, ठीक है, ये तो आपको रिवाइज कराया गया पिछले बार का कि हमने ये पढ़ रखा है। अब कमर्शियल यूनिट क्या होता है, कमर्शियल यूनिट होता है बिगर यूनिट्स, ठीक है, जो बड़े यूनिट्स होते हैं, जैसे कि किलोवाट, सॉरी वॉट आवर, ठीक है, जैसे कि किलो वॉट आवर, वॉट इंटू आवर, किलो वॉट आवर, ये सब क्या है, ये सब आपके कमर्शियल यूनिट्स है जिसको नीचे डिफाइन भी कर दिया गया है, ठीक है। सो हम उस डिफिनीशन को भी देखते हैं, आखिर वो है क्या वॉट आवर और किलो वॉट आवर, कितना टफ है।
आपसे होगा नहीं होगा सब देखते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे अब वॉट आवर को। आपने समझ लिया कमर्शियल यूनिट्स में आपको कैसे फंसाया। पहले आपको यहाँ पर सबसे पहले फंसा दिया गया भाई पावर इंटू टाइम देकर, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला कहीं होता ही नहीं है पावर इंटू टाइम। पर मैंने बताया ना पावर क्या होता है, वी इंटू आई होता है, यहाँ पर वी इंटू आई है, टाइम दिया हुआ है, हो गया, ठीक है। इससे समझाया आपको कि हाँ ऐसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकलती है, पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम बड़ी यूनिट से भी निकाल सकते हैं, जैसे वॉट इंटू आवर और किलो वॉट इंटू आवर, इसी को ही कहते हैं हम कमर्शियल यूनिट्स। तो अब हम देखेंगे आखिर वॉट आवर कौन सी ऐसी बड़ी चीज़ है। तो वॉट आवर में यही बताया गया है कि 1 watt hour is the electrical energy consumed by an electrical appliance of 1 watt of power when it used for 1 hour, ठीक है। 1 watt hour इलेक्ट्रिकल 1 watt hour इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है एक इलेक्ट्रिक बाय एन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, ठीक है, एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से 1 watt जब वो 1 घंटे तक यूज में आता है, मतलब 1 watt hour क्या हो जाता है, वो बराबर हो जाता है 1 watt इंटू 1 hour, ठीक है। 1 watt इंटू 30 सॉरी 1 watt इंटू 1 hour, इट मीन 60 इंटू 60 सेकेंड, जो कि 1 watt hour तब यहाँ पर क्या में मिल जाता है, वो में मिल जाता है 3600 जूल, ठीक है। अब किलो वाट आवर क्या है, सेम किलो वाट आवर है पर थोड़े थोड़े से चेंजेस आते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं किलो वाट आवर क्या है। सो 1 kWh इज़ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम किया जाता है एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से, ठीक है, जिसका पावर 1 किलोवाट है और वो 1 घंटे के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर क्या हमें मिलता है हमारा सॉल्यूशन कि 1 kWh या फिर 1 kWh को हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 घंटे से, इसका मतलब 60 इंटू 60 सेकेंड, और 1 किलोवाट आपके 1000 जूल के बराबर होता है। तो 1000 जूल इंटू 60 और हमें वो मिल जाता है हमारा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, मीन्स 1 किलोवाट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। सो वॉट आवर भी डिफाइन हो गया, किलोवाट भी आवर भी डिफाइन हो गया। अब हम देखेंगे 8.20 पावर रेटिंग ऑफ कॉमन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ठीक है। तो पावर रेटिंग है यहाँ पर, तो देखते हैं इसको भी जल्दी। पावर रेटिंग ऑफ कॉमन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में हमें क्या जानने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होती है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल बल्ब, गीज़र, हीटर, उन सब में उनका रेट दिया रहता है, ठीक है। मतलब वो रेटेड रहता है कि उसमें कितना एनर्जी लगेगा और वो कितनी पावर खाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं एक बल्ब है, हाँ, और किस में चीज़ में दिया रहता है, वो दिया रहता है पावर और वोल्टेज में उसका, ठीक है। मतलब वॉट और वोल्टेज में, पावर कैसे यूनिट वॉट ही होता है ना, तो वॉट और वोल्टेज में वो दिया रहेगा। एक एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब का, ठीक है। वो रेटेड है मान लो 100 वाट, और वोल्टेज में कितनी हो जाएगी वो -220 वोल्ट। इट मीन्स दैट इफ अ बल्ब इज लाइटनिंग, मतलब अगर वो बल्ब जल रहा है तो वो 220 वोल्ट एनर्जी सप्लाई कर रहा है, और उसमें इलेक्ट्रिक पावर कितना कंज्यूम हो रहा है, वो हो रहा है 100 वाट का। या फिर और हम इसको क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि 100 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय द बल्ब इन 1 सेकेंड। तो इन रेटिंग्स के कारण हमें दो चीज़ काफ़ी आसानी होती कैलकुलेट करने में, जैसे कि पहला रेसिस्टेंस ऑफ इट्स फिलामेंट और एलिमेंट व्हेन इट इज़ यूज, ठीक है। फिलामेंट का रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं या फिर एलिमेंट का जब वो यूज़ में आता है। दूसरा क्या है, हम लोग सेफ लिमिट को हमें पता चल जाती है, हमें सेफ लिमिट ऑफ करंट पता चल जाता है कि कितना करंट इसमें देना है कि हमारा जो बल्ब है वो ग्लो करेगा। अच्छा मान लो अगर यहाँ पर रेटिंग नहीं दी रहती और 100 वोल्ट के बल्ब में अगर रेटिंग नहीं दी रहती 100 वोल्ट, ठीक है, तो अगर मैं उसको किस में जला देता, मान लो 120 में जला देता, तो उसकी फिलामेंट जाहिर सी बात है झड़ जाती, ब्रेक हो जाती। पर वहाँ पर दिया हुआ है कि हाँ 100 वोल्ट है, तो हम तो जाहिर सी बात है कि हम उसको 100 वोल्ट में ही जलाएंगे। तो यहाँ से क्या होगा कि आपका जो बल्ब है वो भी सेफ रहेगा, और वो इंडिकेट भी करते हैं कि भाई अगर आप 100 वोल्ट से ज़्यादा जलाओगे तो ये आप अपने रिस्क पे जलाओ, क्योंकि 100 वोल्ट से इसकी सेफ लिमिट है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, दो हमारे बहुत अच्छे की कैलकुलेट कर सकते हैं। रेटिंग भी बहुत ज़रूरी होती है हर अप्लाइंसेस में उनके वेल्थ के लिए, ठीक है। सो अब आगे देखते क्या लिखा है। सो कुछ रिलेशन दी हुई है कि पावर ओके वोल्ट स्क्वायर बाय आर। सो रेसिस्टेंस ऑफ एलिमेंट ऑफ एन अप्लायंसेस वाइल इन यूज़, तो किसी भी एलिमेंट का हम रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे, हाँ वही दो चीज़ जो मैंने यहाँ पर पढ़ाई थी कि रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना और सेफ लिमिट। सो इस तरीके से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो,
तो पहला रेसिस्टर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम? हाँ, वोल्टेज रेटिंग ऑफ द अप्लायंसेस, क्या रेटिंग दी हुई उसकी वोल्टेज में, ठीक है, और उसके नीचे क्या आ जाएगा, पावर रेटिंग ऑन द अप्लायंसेस। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा हमारा रेसिस्टेंस ऑफ एलिमेंट ऑफ द अप्लायंस व्हेन इट इज ऑन यूज्ड। दूसरा उस पॉइंट पे क्या लिखा था, क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हम सेफ लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं। वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं करंट इक्वल टू पावर बाय वोल्ट से हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं हमारा सेफ लिमिट। तो ठीक है, तो सेफ लिमिट किससे हो सकता है, पावर रेटिंग ऑफ द अप्लायंसेस, क्या पावर रेटिंग की गई हो वॉट में, 100 वॉट, 120 वॉट, 400 वॉट, उधर का तो नहीं होता है, 100 वॉट, 30 वॉट, 10 वॉट, जो भी है, और नीचे आप क्या जाएगा वोल्टेज रेटिंग ऑफ द अप्लायंसेस, ठीक है, वो वोल्टेज में वही चीज़। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं अपना सेफ करंट, सेफ लिमिट हमारा यहाँ पर निकल जाएगा, कितना करंट वहाँ से हम लोग को पास करना है, ठीक है। तो एक एग्जांपल दिया हुआ है कि इफ़ द बल्ब इज रेटेड 100 वॉट माइनस 220 वोल्ट, द रेसिस्टेंस ऑफ इट्स फिलामेंट वाइल ग्लोइंग इज इतना ओम, ठीक है। रेसिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारा, वी स्क्वायर बाई पी, जहाँ पर वी किसके लिए स्टैंड करता है, वोल्टेज रेटिंग ऑफ द अप्लायंसेस का स्क्वायर, और पावर हमारा हो जाएगा जो उस पावर रेटिंग दी हुई अप्लायंसेस की वो। सो वोल्टेज क्या दिया हुआ है, 220 दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। सॉरी, एक चीज़ बहुत बड़ी यहाँ पर मिस्टेक हो गई कि जो ये जो साइन है ना, ये माइनस का साइन नहीं है, सॉरी, एकदम दिमाग में नहीं आया, ये माइनस नहीं है, ये माइनस नहीं है, ये हाइफन है। पिछले मैंने जो भी अगर आपको माइनस माइनस बताया होगा तो ध्यान मत देना, ये हाइफन है, सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत मिस्टेक, रियली सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर हम 220 वोल्ट का होल स्क्वायर ले लेते हैं बाई 100 वॉट, तो हमारा क्या आंसर निकल जाएगा हमारा, अब सॉल्व कर लेना इसको, तो सॉल्व करने से मिल जाएगा 484 ओम, ठीक है। तो पहले एग्जाम्पल, नोट में क्या दिया है, नोट पढ़ने की वैसे जिम्मेदारी आपकी होती है, पर एक बार पढ़ लेते हैं। नोट दिया है एक्चुअल रेसिस्टेंस ऑफ फिलामेंट ऑफ बल्ब व्हेन इट इज नॉट ग्लोइंग, व्हेन इट इज कोल्ड, इज मच लेस देन द वैल्यू बिकॉज द रेसिस्टेंस ऑफ फिलामेंट इंक्रीजेज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज ऑन कूलिंग। हाँ, और एक बात, जब एक बल्ब ग्लो नहीं कर रही होती है तब उसकी जो रेसिस्टेंस होती है वो काफ़ी कम होती है, और जब वो ग्लो कर रहा होता है उसकी रेसिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो फिलामेंट भी, जो रेसिस्टेंस ऑफ फिलामेंट है वो भी इंक्रीज करती है। मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस ऑफ फिलामेंट। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस ऑफ फिलामेंट भी बढ़ेगा, और अगर बल्ब अगर ठंडा रहता है तो उसकी रेसिस्टेंस क्या आएगी, कम आएगी। अगर बल्ब हीटेड रहेगा, गर्म रहेगा, थोड़ा सा टेम्परेचर हाई रहेगा तो उसकी क्या आएगी, थोड़ी ज़्यादा आएगी, मतलब उससे ज़्यादा आएगा, ठीक है। अब सेफ लिमिट का भी एक एग्जांपल है, तो सेफ लिमिट ऑफ अ करंट थ्रू अ फिलामेंट ऑफ बल्ब बाय ग्लोइंग, सो वही पावर बाय टाइम लगा दो, आपका 0.5 एम्पियर आ जाएगा। इसको एग्रीगेट करके यहाँ पर लिख दिया गया है। तो नोट में क्या लिखा है, नोट भी पढ़ना ज़रूरी है, सो नोट पढ़ते हैं। द पावर कंज्यूम, ठीक है, द पावर कंज्यूम बाय अ बल्ब will be equal to the power rating only when the bulb is connected exactly at the voltage rated on it. If the voltage at which the bulb is connected is slightly more, the bulb will glow more brightly. Therefore, it will consume more power, and if the voltage is low, the bulb will glow less with a faint dew red light because it will consume less power. चलो, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है, हम उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल में क्या है, इफ़ अ बल्ब रेटेड 100 वॉट 220 वोल्ट, इट कंज्यूम 100 वोल्ट पावर, और 200 वोल्ट आपका 220 वोल्ट, एंड द रेसिस्टेंस ऑफ फिलामेंट वाइल ग्लोइंग इतना है, तो 484 ओम होता है, बेसिक सी चीज़ है, ठीक है, 484 ओम होता है। नाउ द बल्ब इज लाइटेड एट 110 वोल्ट, 220 वोल्ट की बल्ब है, अब उसको हम 110 वोल्ट पर ही जलाएंगे तो कितना पावर कंज्यूम करेगा। सो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये पावर कंज्यूम करेगा जो आपका रेसिस्टेंस आया है, ठीक है, जो आपकी रेसिस्टेंस आई है वो नीचे चली जाएगी, और जो आपका वोल्ट है, जितना वोल्ट आप उसको दे रहे हो उसका स्क्वायर लग जाएगा। सो आंसर आपको मिल जाएगा वॉट, 25 वॉट का, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान से समझो। हम कैसे निकालेंगे कि हमको मान लो एक कोई बल्ब है, 220 वोल्ट उसकी वोल्टेज है, पर हमको उसको 110 वोल्ट पर ही जलाना है, या फिर 110 वोल्ट पर वो जल रही है, तो उसकी वोल्टेज क्या है, पावर कितना वो खा रहा है।
सो यहाँ पर क्या होगा, जो भी आप जितना वोल्टेज दे रहे हो उसको स्क्वायर कर देना ऊपर और नीचे कर देना जो आपका ओरिजिनल उस वोल्ट का जो रेसिस्टेंस निकला उससे आपको डिवाइड कर देना, तो आपको पावर मिल जाएगा जो कि 25 होता है, ठीक है। बट इफ़ द सेम बल्ब इज लाइटेड एट 250 वोट अगर वोल्ट अगर उससे ज़्यादा में जलाया जा रहा है तो सेम फार्मूला लगाएंगे और वॉट हमारा ज़्यादा आएगा जो कि 129.1 आने वाला है। द टेबल बिलो गिव्स द पावर रेटिंग ऑफ सम कॉमन अप्लायंसेस, तो कुछ कॉमन अप्लायंसेस की पावर रेटिंग दी हुई है इस वाले बॉक्स में, तो इसको चलो देखते हैं थोड़ा सा ना। तो कार फिलामेंट बल्ब पावर इन वॉट वोल्टेज, ठीक है, आप इसको एक बार देख लेना, ठीक है, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। अब आता है अगला टॉपिक जो कि है हाउस होल्ड कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये वाला जो टॉपिक है ना, हाउस होल्ड कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ से आप बेसिकली निकाल सकते हो कि आपका जो अप्लाइंसेस है, जैसे कि एग्जांपल में लेते फ्रिज, अगर वो 1 महीने चल रहा है ऑन एन एवरेज 15 घंटे दिन में अगर एक फ्रिज आपका चल रहा है 30 दिनों तक, तो आप उसकी कॉस्ट निकाल सकते हो कि मेरे को 1 महीना में उसका कितना कॉस्ट पड़ रहा है। आप जो इलेक्ट्रिक बिल भर रहे हो, बिजली बिल जो आप भरते हो, उसमें तो हर एक अप्लायंसेस का नहीं लिखा रहता, वहाँ पर डायरेक्ट लिखा रहता है। अगर आप काफ़ी ज़्यादा यूज़ करें तो 1500 2000 जो भी आपका आता होगा, ठीक है, तो आप यूज़ कर सकते हो, मतलब इसको इस वाले मेथड को यूज़ करके आप एक अप्लायंसेस का निकाल सकते हो। आपको तो पता ही होगा कि आपके घर में जो अप्लायंसेस वो कितनी देर चल रही होगी। चलो देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो एन इलेक्ट्रिक मीटर मेजर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम बाय द वेरियस अप्लायंसेस इन द हाउस, ठीक है। सभी को पता है कि जो हमारे घर में इलेक्ट्रिक मीटर होता है वो पता कर लेता है कि हम कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज़ कर रहे हैं और हमारे अप्लायंसेस क्या क्या यूज़ कर रही है इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। और वो हमारे इलेक्ट्रिक मीटर घर के जनरली बाहर रहता है या फिर मेन बोर्ड में रहता है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक एनर्जी हम बेसिकली यूनिट्स ऑफ किलोवाट आवर में हम उसको मेज़र करते हैं। आपने सुना होगा कि मेरे घर में फॉर एग्जांपल कि इसके घर में 10 यूनिट इसके घर में 120 यूनिट बिजली की बिल आई, उसके घर में 200 यूनिट की बिजली की बिल आई, ठीक है, 200 यूनिट उठी है या 100 यूनिट उठी है, तो यही मतलब होता है। चलिए आगे देखते हैं। सो यहाँ पर है कि जो हमारा जो यूनिट है विच कस्टमर पेज द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर, मतलब यूनिट क्या है, यूनिट इज इक्वल टू किलोवाट आवर, जो किलोवाट आवर में एनर्जी उठती है उसके लिए हम पे करते हैं। Electrical energy consumed by appliances in certain time can be calculated in kilowatt hour by following relation, तो हम कुछ इस रिलेशन में यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो हम कैसे निकाल सकते हैं अब वो देख लेते हैं। सो एनर्जी किलोवाट आवर में लेना है, ठीक है। सो पावर इन किलोवाट आवर एंड टाइम इन आवर ऊपर बता दिया गया है, ठीक है। सो पावर हमें लेना है उसका किलोवाट आवर में, किलोवाट में, और टाइम आवर में, मिलाकर हो जाता है एनर्जी किलोवाट आवर। सो जो भी पावर है उसकी वॉट में उसको लिख देना है इनटू टाइम, और जो किलोवाट होगा वो नीचे आके 1000 में चेंज हो जाएगा। अब क्या करना है, हमें वोल्ट इनटू करंट जो है उसकी अप्लायंसेस की, और टाइम से उसको डिवाइड कर देना है 1000 से। चलो इन सबको हटा देते हैं, हम एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एक एग्जाम्पल है कि इफ़ एन इलेक्ट्रिक ओवन ऑफ पावर 3 किलोवाट, ठीक है, 3 किलोवाट इलेक्ट्रिक ओवन की पावर है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक ओवन दिया हुआ है पावर इन वाट में, देखो 3000 वाट, और 3000 वाट 3 किलोवाट के बराबर होता है। सो एक इलेक्ट्रिक ओवन का पावर है 3 किलोवाट और उसे हम डेली 2 घंटा यूज़ करते हैं, और एक महीने में 30 दिन होती है, ठीक है, 30 दिन होता है और हम इसको 2 घंटे के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो क्या हम इसको 3 किलोवाट टाइम के साथ मल्टीप्लाई करके 6 किलोवाट आवर बना सकते हैं? क्योंकि हमें किलोवाट आवर में हम पे करते हैं तो हम उसको किलोवाट आवर बनाएंगे ना। पहले ये किलोवाट में दे रखा है, जितने घंटे इस्तेमाल करते हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका किलोवाट आवर में आ जाएगा। तो फाइनली हमें 6 किलोवाट आवर मिल गया। अरे यार सॉरी, ठीक है, फिर से रिकैप कर देते हैं, ठीक है। तो 3 किलोवाट यहाँ पर हमारा एक ओवन का पावर दिया गया है। हम अगर यहाँ पर देखते हैं तो एक ओवन का वॉट में पावर है 3000 वाट, और 3000 किसके बराबर होता है, 3 किलो वाट के बराबर होता है।
अब हमको इसको, जो कि हर दिन हम इसको 2 घंटे यूज़ कर रहे हैं, 2 आवर्स ईच डे हम इसको यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा किलोवाट आवर हम यहाँ से निकाल सकते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करके। सो हमारा वो आ जाता है टोटल 6 किलोवाट आवर, ठीक है। और हम इसको कितने दिन के लिए यूज़ कर रहे हैं, महीने में 30 दिन होती है, तो हम इसको 30 दिनों के लिए यूज़ कर रहे हैं। सो 3 किलोवाट आवर, सॉरी 3 किलोवाट इंटू 30 इंटू 2 आवर। सबसे पहले तो हम यहाँ पर निकाल लेंगे कि कितने घंटे के लिए एक्चुअली यूज़ हो रहा है वो, ठीक है। सो बेसिकली 30 इंटू 2 मतलब 60 घंटों के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। 60 आवर्स के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं, लिख लेते हैं 60 आवर्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। 60 आवर्स इंटू 3 कर दो, अब कितना आ जाएगा 180 किलोवाट आवर। चलो यहाँ पर समझते हैं। एक इलेक्ट्रिक ओवन है 3 किलोवाट की, जो कि 3000 वाट के इक्वल होता है, और एवरेज है कि हम उसको दिन में 2 घंटा यूज़ करते हैं, 2 आवर्स, एंड इन अ मंथ 30 डेज। हमें पहले दे रखे कि एनर्जी किलोवाट आवर में निकलने की है, हम किलोवाट आवर के हिसाब से पे करेंगे। सो हमको सबसे पहले यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर आपको ये करके दिखाया गया है कि हमको सबसे पहले किलोवाट आवर में कर देना है। तो 3 किलोवाट इंटू 1 आवर, सॉरी 2 आवर, सो ये हमको क्या मिल जाएगा 6 किलोवाट आवर। अब हम महीने में जबकि 30 दिन यूज़ करें तो हम कितने घंटे यूज़ करें, तो 2 इंटू 30 आवर्स विच इज़ इक्वल टू 60 आवर्स, ठीक है। तो ये तो हमको एक रिलेशन बताया गया कि किलोवाट आवर में कुछ इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, 6 किलोवाट आवर आपका जो एनर्जी है वो कंज्यूम हो रहा है। पर हमको अगर इन कॉस्ट में निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 किलोवाट को सेपरेट कर मल्टीप्लाई करना होगा कुछ इस तरीके से, और इसका जो वैल्यू आएगा ये आएगा कुछ कितना आएगा 180 किलोवाट आवर, 180 किलोवाट आवर आ गया। तो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इज 4.50 पर kWh, मतलब किलोवाट आवर, मतलब पर किलोवाट आवर हम लोग कितना पे कर रहे हैं इस अप्लायंस के लिए, सॉरी एनर्जी के लिए 4.5 रुपया हम लोग पे कर रहे हैं पर के लिए। तो अब आप हिसाब लगा लो कि 180 किलोवाट आवर के लिए हम कितना पे करेंगे। तो हमको क्या करना है यार, मल्टीप्लाई ही तो करना है, जाहिर सी बात है। तो 180 को मल्टीप्लाई कर दो 4.5 से, आंसर कितना आया 810 रुपया। काफ़ी आसान था, सॉल्व हो गया, ठीक है। अब आपका क्या होगा जॉब यहाँ पर, अब आपकी क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती है, अब आपको क्या करना, अब आपको इतने जितने सारे दिए हुए हैं ये सारे अप्लायंसेस, एक तो सबका पावर वॉट वोल्टेज सब कुछ याद करना है, दूसरा आपको सबकी कॉस्ट निकालनी कि भाई हम महीने में कितने पैसे भरते हैं। आप कुछ भी टाइम ले लो, ज़रूरी नहीं है 2 घंटा ही लेना है। आपकी जो लाइट है वो 2 घंटे नहीं चलती, वो ऑलमोस्ट मान के चलो तो कम से कम दिन में अगर लाइन कटता भी है तो ऑन एन एवरेज मिला के 22 घंटे तो लाइट जलती ही जलती है, 24 घंटे में 22 घंटे। आप बल्ब की निकालो, अब सभी चीज़ें के निकालो, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। इसको बस फॉलो करो, इस एग्जाम्पल को देखो, और जैसे जैसे एग्जाम्पल में किया हुआ है आप हर एक चीज़ को लेकर उसी फॉर्म में डालते रहो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। सो इसको भी देख लेते हैं अब। तो द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर on passing current through it depends on the following these three factors. So which are the factors? The first factor is the amount of current passes through the wire. The amount of heat produced in a wire is directly proportional to the square of current passing through the wire. जो हीट प्रोड्यूस करते हैं, जो हीट पास होती है, मतलब जो हीट करंट में जो बन रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना है, करंट के स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है, ठीक है। सो दूसरा पॉइंट क्या है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का, वो है द रेसिस्टेंस ऑफ वायर। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस ऑफ वायर। आपका जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस टू वायर होता है, ठीक है। ये सब आपको याद करने की चीज़ है
अगर आप याद कर लोगे तो न्यूमेरिकल्स बनाने में काफ़ी आसानी आपको होगी। थर्ड पॉइंट क्या है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का, कि द टाइम फॉर विच करंट इज पास्ड इन द वायर, तो द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। टाइम से भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विच करंट पास थ्रू द वायर। और जब हम इन तीनों ही इक्वेशंस को जब कंबाइन करते हैं सो हमें क्या मिल जाता है, हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टाइम जूल, या फिर हीट इक्वल टू 0.24 आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी calories. So where I is in ampere, R is in ohm and time is second. The relation is also known as Joule's law of heating. So ये जो relation है हम इसको मतलब इसका एक और नाम है जिसे हम कहते हैं Joule's law of heating. So इसी के साथ ये जो चैप्टर है ये हो गया ख़त्म। ये पार्ट 7 वीडियो थी इस चैप्टर की। सो आई होप आपको ये जो पूरा चैप्टर है वो काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट कर बता देना कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, और कमेंट कर ये भी बता देना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे।